नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है अनेजास एकेडमी के यूट्यूब चैनल तरुण अनेजा क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए लेक्चर नंबर 4 ऑडिटिंग का, जिसके अंदर आज हम बात करेंगे ऑडिटिंग एंड इट्स प्लानिंग की। कि एक ऑडिटर ऑडिटिंग पे जाने से पहले अपने क्लाइंट की ऑडिटिंग करने के लिए जाता है तो उसको क्या क्या प्लानिंग करनी चाहिए। ये समझ लो कि ये प्री रेक्विजिशंस है। नाउ व्हाट इज प्री रेक्विजिशंस? बड़ा भारी सा वर्ड हो गया, कोई बात नहीं। प्री रेक्विजिशंस का मतलब क्या है, आइए जान लेते हैं। व्हाट इज प्री रेक्विजिशंस? जस्ट अ मिनट, देखिए व्हाट इज प्री रेक्विजिशंस। मैंने यहां पे जो वर्ड लिया है ये है प्री रेक्विजिट्स। प्री रेक्विजिट्स का गाइस मतलब होता है कि पहले से की गई तैयारी। ये जो हम बात करेंगे आज की क्लास में हमारे ऑडिटिंग में, एक ऑडिटर को पहले से क्या क्या तैयारियां करके चलनी है, हम उसके बारे में बात करेंगे, राइट। तो इसके लिए हम जान लेते हैं, सबसे पहला जो है वो है ऑडिट प्रोग्राम। नाउ ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है? ऑडिट प्रोग्राम होता है एक पूरा कंप्लीट प्रोसीजर कि एक ऑडिटर को क्या लेना है अपने ऑडिटिंग के टास्क के दौरान। तो वो उसको एक आउटलाइन की तरह पहले से ही लिख लेता है। ऑडिट प्रोग्राम में बेसिकली आपको क्या करना है आने वाले 7 दिनों में, 8 दिनों में, 10 दिनों में, भाई जितने दिन तक आपकी ऑडिटिंग चलेगी, हर दिन का आप एक सेट ऑफ प्रोग्राम तैयार कर लेते हो, एक सेट ऑफ आउटलाइन तैयार कर लेते हो, एक सेट ऑफ लिस्ट तैयार कर लेते हो, जिससे आपको आइडिया रहता है कि आपको आने वाले दिनों में ऑडिटिंग को किस तरीके से अकम्प्लिश करना है। तो ये बात हुई ऑडिट प्रोग्राम की। नाउ इसके मीनिंग की बात करें तो ऑडिट प्रोग्राम रिप्रेजेंट्स एन आउटलाइन ऑफ प्रोसीजर टू बी फॉलोड टू सपोर्ट एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आप किस तरीके से अपना जो है प्रोसीजर फॉलो करेंगे, उसे कंसिडर करेंगे, उसके एक आउटलाइन आप तैयार कर लेते हैं। भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ही आपने ऑडिट करना है, तो उसको ऑडिट करने के लिए भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट छोटी चीज तो है नहीं। आपको उसके अंदर कई चीजें देखनी है। आपको उसके अंदर अकाउंटिंग वेरिफिकेशन देखनी है, आपको उसके अंदर फिजिकल वेरिफिकेशन देखनी है, आपको असेट्स का चेक करना है, आपको लायबिलिटीज को क्रॉस वेरीफाई करना है, आपको कैश बुक में पेमेंट्स को देखना है, रिसीट्स को क्रॉस वेरीफाई करना है। अभी स्कैंडल आया था ये अशनीर का, अशनीर की वाइफ का। तो होपफुली सबको पता होगा कि उन्होंने क्या किया था अशनीर की वाइफ ने। अब अटकलें लगाई जा रही हैं, मैं इसके बारे में कुछ कहूंगा नहीं। नेट पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि अशनीर की वाइफ ने कुछ वो कैश को लेकर कुछ स्कैंडल किया था। हालांकि अब वो सच है झूठ है हम उस पर नहीं जा रहे, बट ऑडिटिंग में सामने आई ये चीज। तो ये एक बारीक बारीक इंफॉर्मेशन को देखा जाता है, राइट। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखने में ही टाइम बहुत लग जाता है, तो उसके लिए एक पहले से प्रोसीजर तैयार किया जाता है। सो इट इज द ऑडिटर्स प्लान ऑफ एक्शन। ये एक ऑडिटर का खुद का प्लान ऑफ एक्शन होता है। इट प्रोवाइड्स अ प्लान ऑफ वर्क ऑफ एग्जामिनेशन एंड अ सेट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। तो ये एक तरह का प्लान ऑफ वर्क हो गया कि जिसमें आप प्रोसीजर अपना लेके चलेंगे कि पहले क्या स्टेप करेंगे, बाद में कौन सा। ये तो हुई बात इसके मीनिंग की। अब बात करते हैं इसके डेफिनेशन पार्ट की। तो दो डेफिनेशन मैंने आपके सामने यहां पे दिए हैं। पहला है मेगिस की डेफिनेशन, दूसरी है होम्स की डेफिनेशन। तो मेगिस कहते हैं एन ऑडिट प्रोग्राम इज अ डिटेल्ड प्लान ऑफ द ऑडिटिंग वर्क टू बी परफॉर्म्ड। जो हमें करना है ऑडिट काम, उसको हम एक डिटेल्ड वे में एक जगह पे ले लेंगे। स्पेसिफाइंग द प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन अ वेरिफिकेशन ऑफ each item in the financial statements and giving the estimated time required। जिसमें कि हम स्पेसिफाई करके चलते हैं कि हमें वेरिफिकेशन किस तरह करनी है, पहले से ही तय करके चलते हैं हर एक चीज की, हर एक आइटम की, एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑफ कोर्स। और इससे हमें यह पता लगेगा कि कितना टाइम हमें हर एक चीज में जाएगा इन सब चीजों को वेरीफाई करने में, इन प्रोसीजर्स के थ्रू। जी हां दोस्तों, अगर होम्स की डेफिनेशन की बात करें तो कहते हैं ये ऑडिट प्रोग्राम इज अ फ्लेक्सिबल प्लान्ड प्रोसीजर। फ्लेक्सिबल, अब इस डेफिनेशन में एक वर्ड ऐड हुआ है फ्लेक्सिबल। जी हाँ, ये जो ऑडिट प्लान होते हैं फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबल इसलिए कि आप इन्हें रिजिडली बना के नहीं चल सकते। रिजिडली मतलब जो चेंज ना हो सके। आपने मान लो अपने 0th डे पे, बिल्कुल इनिशियली अपनी ऑडिटिंग पे जाने से पहले आपने 7 दिन का ऑडिट प्रोग्राम तैयार किया। अब छठे दिन मान लो कोई मिस हैपनिंग हो गई आपके किसी ऑडिट स्टाफ में, आपके किसी मेंबर के साथ, वो नहीं आ पाया। अब उसका काम कौन संभालेगा? छठा मतलब सपोज करो ए पर्सन का काम था, अब वो बी या सी या डी ही संभालेंगे, तो आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। तो ये जो ऑडिट प्रोग्राम होते हैं इट इज ऑलवेज फ्लेक्सिबल इन नेचर। और दस ऑडिट प्रोग्राम इज अ प्लानिंग ऑफ ऑडिट बाय ऑडिटर सो दैट ही और शी मे बी एबल टू कंप्लीट हिज और हर वर्क इन अ डिलिजेंट मैनर। सोच समझ के आप अपना कार्य कर सकें, इसलिए ये काम पहले से किए जाते हैं ऑडिटर द्वारा, ताकि काम जो हो कंप्लीट हो सके बिना लॉस ऑफ टाइम के। अब ऑडिट प्रोग्राम के एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं फटाफट से। तो इट इनेबल्स द ऑडिटर टू कीप इन टच विद द वर्क डन एंड जनरल प्रोग्रेस ऑफ द वर्क। ऑडिटर को पता रहता है कि उसने क्या कार्य किया और कौन सा कार्य बाकी है करना। सेकंड, द ऑडिटर कैन बी सर्टेन दैट द ऑडिट स्टाफ विल कवर होल ऑफ द ग्राउंड।
होल ऑफ द ग्राउंड का यहां मतलब है ऑडिट में क्या क्या कार्य हैं, किन किन चीजों के ऊपर आपको कंसंट्रेशन लेके चलना है, उन सबकी एक चेकलिस्ट मेंटेन होती है और उन सब चेकलिस्ट को आप केयरफुली वॉच कर सकते हैं और आपको पता रहेगा कि ऑडिट स्टाफ सही तरीके से आपका काम कर रहा है या नहीं कर रहा। भैया आप अकेले नहीं जाते ना, ऑडिट स्टाफ होता है, आपके पास टीम होती है, एटलीस्ट 1 पर्सन 2 पर्सन। जितने बड़े लेवल की कंपनी में आपको ऑडिटिंग के लिए भेजेंगे आपके कंपनी वाले, उतने ही ज्यादा आपके साथ स्टाफ आपका साथ चलेगा। सो इट हेल्प द ऑडिट असिस्टेंट्स टू नो देयर ड्यूटीज। आपको आपके पास जो मैन पावर आपको दी गई है, आपको जो लोग दिए गए हैं, आप ऑडिटिंग के लिए जा रहे हैं, सपोज आप सीनियर हैं, आपको कुछ लोगों की मदद के लिए 2 लोग आपको साथ भेजे गए। अब आप वो जो 2 लोग हैं अपनी ड्यूटीज देख पाएंगे आपके इस ऑडिट प्रोग्राम को देखकर। उन्हें पता रहेगा कि उन्हें डे 1 में, डे 2 में, डे 3 में क्या काम करना है, बिकॉज सारे डेज का ऑलरेडी एक ऑडिट प्रोग्राम पहले से एस्टिमेटेड वे में बना हुआ है। तो आगे ऑडिट स्टाफ को भी मदद रहती है। नेक्स्ट इज इट हेल्प्स टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ ऑडिट असिस्टेंट। ऑब्वियसली जब मदद रहेगी, टाइम बचेगा, कॉस्ट भी तो बचेगी, एफिशिएंसी तो ऑटोमेटिकली आएगी। एफिशिएंसी का मतलब है कम कॉस्ट में ज्यादा एफर्ट हो पाएगा। फिक्सिंग ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिट असिस्टेंट बिकम इजियर। ले देकर सारी बात ऑडिट असिस्टेंट की है, ऑडिट असिस्टेंट को काम देने में आसानी रहेगी कि कौन सा उनको कार्य करना है कब और कौन सा कार्य कब नहीं करना, ये सब उनको केयरफुली पता रहेगा। एंड इसी तरीके से इट प्रोवाइड अ चेक अगेंस्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ सर्टेन इंपॉर्टेंट आइटम्स रिक्वायरिंग वेरिफिकेशन। भाई कौन से आइटम को कहां वेरीफाई करना है और कब करना है, और कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट की एरियाज है उन्हें कैसे वेरीफाई करना है, वो पता रहेगा और कोई भी चीज छूटने नहीं पाएगी, ओमिटेड नहीं हो पाएगी। एंड लास्ट, कंटिन्यूटी इज नॉट लॉस्ट इवन इफ द पर्सन ऑन द ड्यूटी इज नॉट देयर। से पर्सन चेंज हो गया या कोई रीजन हो गया XYZ, मैंने बताया ना अभी आपको, एक स्टार्टिंग में बताया था मैंने फ्लेक्सिबल के पॉइंट में, कि अगर मान लो कोई ऑडिट पर्सन है आपके स्टाफ में, कोई ऑडिट असिस्टेंट है, वो नहीं आया, उसको किसी ने रिप्लेस कर दिया, तो उसने ऑलरेडी प्रोग्राम्स पहले से बना रखे हैं, तो उस प्रोग्राम्स के बेसिस पे दूसरा जो नया बंदा आएगा उसको पता होगा कि कौन से काम हो चुके हैं और अब उसे कौन से काम करने हैं। तो ये बहुत सही चीज है। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑडिट प्रोग्राम दोस्तों। अच्छा, ये जो मैं आपको ये जो करा रहा हूं, ये लेक्चर नंबर 4, इसके नोट्स आपको इजीली मिल जाएंगे tarunaneja.com पे। मैं आपको बता देता हूं, आप सिंपली अपने ब्राउजर में आइएगा, आप tarunaneja.com जो है वो क्लिक करिएगा, इस तरह से ब्लॉग्स के ऑप्शन में जाइएगा, आपको सबसे पहला ब्लॉग ही दिखेगा दोस्तों, ऑडिट एंड इट्स प्लानिंग। होम, यूट्यूब, बुक, फ्री ट्रायल क्लास, टेस्टिमोनियल्स, इस तरीके से क्या नाम है यहाँ पर है, और ये ब्लॉग का ऑप्शन है, आप इस पे जाएंगे, लेक्चर नंबर 4 आपके सामने अवेलेबल होगा। तो आगे बढ़ते हैं, बैक टू द बिजनेस। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात हमने अब तक कर ली है ऑडिट की, ऑडिट प्रोग्राम की एंड ऑडिट प्रोग्राम के एडवांटेजेस की। नेक्स्ट है ऑडिट नोटबुक। नाउ व्हाट इज दैट नोटबुक? देखिए, ऑडिट प्रोग्राम तो जो ऑडिटर है, मेन ऑडिटर, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है जी। लेकिन ऑडिट नोटबुक जो है प्रिपेयर करना, ये ऑडिटर के साथ साथ उसके पूरे कंप्लीट ऑडिट स्टाफ को बनानी है। इट इज लाइक अ शॉर्ट डायरी जो आपको मेंटेन करनी है हमेशा। जैसे आप इस बात को यूं समझो कि आप एक्चुअल में एक जंग लड़ने जा रहे हो। एक सेकंड, आप एक्चुअल में एक जंग लड़ने जा रहे हो, आप ऑडिटिंग नहीं करने जा रहे, आप एक इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हो, और बहुत स्ट्रांगली, बहुत केयरफुली इन्वेस्टिगेशन करनी है, कोई पॉइंट आपसे छूटना नहीं चाहिए। जैसे एक रिपोर्टर होता है ना, फील्ड पे जाता है तो उसके हाथ में एक डायरी होती है, फटाफट से नोट करता है, ठीक वैसा। कई बार ऐसा होता है, कोई ऐसी बात सामने आ जाती है कि आपको उस बात को देखना है और उसे कहीं नोट करना है, आपके पास में एक डायरी होनी चाहिए। हो सकता है आप वो भूल जाओ बाद में, समझ रहे हो। और कई बार ऐसे कुछ की पॉइंट होते हैं, कोई ऐसी बात होती है जो जानकारी बड़ी की है, की इंफॉर्मेशन है, जरूरी इंफॉर्मेशन है, अगर आप उसे भूल गए तो बाद में दिक्कत हो जाएगी। या आपको कौन सी चीज चेक करनी है, कौन कौन सी कर चुके हो, एक खुद के लिए आप एक सेल्फ मेड डायरी प्रिपेयर करते हो, आप भी बीइंग अ सीनियर ऑडिटर और आपका पूरा ऑडिटिंग स्टाफ, राइट। तो वो सारे मिलकर एक ऑडिट डायरी बनाएंगे, अपनी अपनी ऑडिट नोटबुक बनाएंगे, वही कहलाती है आपके लिए ऑडिट नोटबुक। तो इट इज जस्ट अ डायरी और अ रजिस्टर मेंटेन्ड बाय ऑडिट स्टाफ, एंड ऑफ कोर्स मेन ऑडिटर भी करेगा, टू नोट एरर्स, डाउटफुल क्वेरीज। कहीं कोई, मान लो किसी से आपने कोई क्वेरी ली और उसने आके आपको कोई उटपटांग आंसर दिया, कोई ढंग का आंसर नहीं दिया जो सेटिस्फैक्टरी हो, अब आपको लगता है इस पर्सन के ऊपर कोई ना कोई नजर रखनी पड़ेगी क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ दिक्कत है, ये जरूर कुछ ना कुछ घपला कर रहा है, समझ रहे हो। तो आपने उसका नाम वहां पे रिकॉर्ड कर लिया, जस्ट लाइक एन इन्वेस्टिगेटर। या कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, आप उसको उस डायरी में नोट करोगे। सो द पर्पस इज टू नोट डाउन द वेरियस पॉइंट विच नीड टू बी ईदर क्लैरिफाइड, जिसको आप बाद में क्लाइंट से क्लैरिफाई करोगे या चीफ एडिटर से क्लैरिफाई करोगे। और ये जो है ना ऑडिट रिपोर्ट, इसके बड़े फायदे हैं दोस्तों, बहुत फायदे हैं। कोर्ट में कल को ऑडिटर को फंसा दिया जाता है, पता है, कोई बात आ जाए ना तो पूरी कंपनी मिलके, जिसके लिए आप, जिस कंपनी की आप ऑडिटिंग करने गए हो, उनके स्टाफ की कमियां निकालने के लिए गए हो आप,
और वो स्टाफ मिलके एका कर ले और आप ही को फंसा दे, ऐसा हो जाता है। और ऐसा ना हो इसलिए आपके पास अगर आपका नोटबुक मेंटेन होगा ना, तो कोर्ट में आप अपने ये नोटबुक को दिखा के एज एन एविडेंस अपनी बात रख सकते हो, देखो भैया मैं तो क्लीन चिट हूं, मेरी में कोई कमी नहीं है, ये कंपनी में दिक्कत है, लोगों में दिक्कत है, समझ रहे हो। सो द ऑडिट नोटबुक इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी इंक्लूडेड इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। कंटेंट क्या क्या होता है, वही बेसिक सारी बातें कि कौन कौन सी लिस्ट ऑफ बुक्स आपको बनानी है, नेम ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वहां के प्रिंसिपल ऑफिसर्स कौन है। अब आप अलग अलग कंपनीज में जाते हो, बेसिकली आप एक ऑडिट कंपनी में हो, आप एक एम्प्लॉय हो, आप एक ऑडिटर हो, आप डेलॉयट में एक ऑडिटर हो। डेलॉयट एक ऑडिटिंग कंपनी है, एक कंसल्टेंसी फर्म है। डेलॉयट को मान लो ठेका मिला, कॉन्ट्रैक्ट मिला किससे, टीसीएस से, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस से, या वो तो खुद भी वैसे इसी फील्ड में है। आप ले लो सपोज अडानी ग्रुप से। अडानी ग्रुप चाहता है कि उनके एक पर्टिकुलर क्या नाम है एरिया में कंपनी है, वहां पे उस ऑफिस में, उस ऑर्गेनाइजेशन में आप ऑडिटिंग करने के लिए आए। डेलॉयट्स को ये ठेका दे दिया। अब डेलॉयट्स के ऑडिटर्स गए वहां पे, अब डेलॉयट्स कितना किसी ऑडिटर को भेजेगा, मान लो आप ही को भेजा, ठीक है। तो वहां पे जो भी सीनियर पर्सन होंगे, प्रिंसिपल ऑफिसर्स होंगे, उनके नेम ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लिखेंगे। सी आप ये भूल गए तो बेइज्जती तो आप ही की है। आपको इतनी चीजें तो याद होनी चाहिए। तो द पर्टिकुलर्स ऑफ मिसिंग रिसीट्स एंड वाउचर, अगर आप वहां देख रहे हो कोई रिसीट की, कोई वाउचर की, कोई ऐसी चीज है जो मिसिंग है, आप उसे वहां नोट कर लेंगे। मिस्टेक्स एरर आपको पकड़े गए, आपने पकड़े किसी के, आप उसे नोट डाउन कर लेंगे। जो पॉइंट्स में आपको क्लैरिफिकेशन बाद में चाहिए, आप उसे नोट डाउन कर लेंगे। जो डिजर्विंग एरिया है, पॉइंट्स जो की एरियाज हैं, जब मैं जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा था प्रीवियसली, की इंफॉर्मेशन, उसको आप नोट डाउन कर लेंगे। और वेरियस टोटल्स एंड बैलेंसेस, क्या क्या टोटल्स एसेट्स के कितने हैं, लायबिलिटीज के कितने हैं, टोटल कैश कितना आया, टोटल पेमेंट कितनी हुई, सेल्स कितनी हुई, परचेजेस कितनी हुई, कलेक्शन कितनी हुई, और आपके बैड डेट्स कितनी हुई, प्रोविजन कितने बनाए, कितने की एसेट्स हैं, कितने की लायबिलिटीज हैं, कितने के क्रेडिट। अरे यार बहुत कुछ होता है। एक ऑडिटिंग करने जाते हो भाई, मैंने बोल दिया ना, जंग है जंग, जंग से कम नहीं है ऑडिटिंग। कहीं आप मजाक में ले रहे हो इस चीज को, समझ रहे हो। सो द पॉइंट्स टू बी अ पार्ट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, और ये सारे पॉइंट आगे चल के ऑडिट रिपोर्ट में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देंगे। सो एडवांटेजेस क्या है दोस्तों, मैं ऑलरेडी काफी साथ साथ बता चुका हूं, आइए कुछ एक और देख लेते हैं। सो इट ensures द यूनिफॉर्मिटी एंड हेल्प्स इन नोइंग द अमाउंट ऑफ वर्क परफॉर्म्ड। आपको पता रहता है कि कार्य कितना हो गया है और कितना और करना है, और एक यूनिफॉर्म तरीके से करते हो, बैलेंस तरीके से। ऐसा नहीं है किसी दिन बहुत ज्यादा काम, किसी दिन बहुत थोड़ा काम। यूनिफॉर्म तरीके से, यूनिफॉर्म अप्रोच लेके चलोगे, बैलेंस कर लोगे आप डे वाइज काम को। इंपॉर्टेंट मैटर्स रिलेटिंग टू द ऑडिट वर्क में बी इजिली रिकॉल्ड। कोई सी ह्यूमन एरर है यार, एक आप चीजें कितनी याद कर लोगे। मेरी मम्मी मुझे कहती है बेटा घर से निकलने से पहले कि जाके ना आधा किलो दही लेता आई हो, 1 किलो दूध लेता आई हो, फुल क्रीम लाई हो, अच्छा पनीर लेता आई हो, मटर लेता आई हो। अरे भाई ठीक है, मैं वहां जाता हूँ और मैं वहां जाके कॉल करता हूँ मम्मी को, मैं कॉल करता हूँ कि मम्मा क्या कहा था। मेरी माँ कहती है ये कभी नहीं सुधर सकता, इसे कुछ याद नहीं रहेगा। सी ह्यूमन एरर। मेरे दिमाग में और 10 बातें चल रही हैं, मुझे यूट्यूब चैनल पे क्या करना है, मुझे अपने पंजाबी बाग के सेंटर पे जाके पढ़ाना है, अपने पश्चिम विहार के सेंटर पे जाके पढ़ाना है, मोती नगर में देखना है। 10 तरह की बातें होती हैं, 10 तरह की चीजें होती हैं, कौन से नोट्स देखने हैं, क्या करना है क्या नहीं करना, वेबसाइट एडिट करनी है। भाई मैं वन मैन आर्मी हूँ, सारे काम खुद करता हूँ। अभी ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, थोड़ी देर बाद इसे एडिट करके यूट्यूब पे डालूंगा, समझ रहे हो। और इतनी मेहनत है दोस्तों मैं करता हूँ, और ये मैं कोई आपको सुना नहीं रहा। सी मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज चाहता हूँ, वो है आपका प्यार। और आपका प्यार कैसे मिलेगा, अगर मैं इतनी मेहनत करता हूँ। एक काम कर दिया करो भाई बहन, प्लीज लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, नए हो तो सब्सक्राइब कर दिया करो। इकलौती एक चीज है जो मुझे आपसे चाहिए, इकलौती, इकलौती। ये मुझे सपोर्ट करती है और मोटिवेट करती है रेगुलर वीडियोस लाने में। मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आपका कुछ नहीं जाएगा, मेरा दिन बन जाएगा, सीरियसली। प्लीज इतना कर दो, प्लीज अभी वीडियो पॉज करके कर दो यार, और फिर बाद में वापस प्ले कर लेना प्लीज, ठीक है। चलिए आइए बैक टू द बिजनेस। तो दोस्तों देखिए, हम भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रहता। और अगर हम भूल जाएंगे तो एक इंपॉर्टेंट एरिया अगर हमने भुला दिया तो हमारे ऑडिटिंग में बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा। हम ना भूले चीजों को रिकॉल करने के लिए हम इन पॉइंट्स को नोट डाउन करके चलते हैं। नेक्स्ट है फैसिलिटीज एंड प्रिपरेशन ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। हमारे लिए आगे ऑडिट रिपोर्ट में मदद आएगी, मैंने बताया था आपको। एंड इन केस ऑफ द असिस्टेंट इन चार्ज इज चेंज्ड, से असिस्टेंट आपका चेंज हो गया, फॉर द टाइम बीइंग आप उसकी नोटबुक से देख लोगे कि उसने अब तक क्या क्या काम और किन किन एरियाज को फोकस किया था। उसके बाद ही आपको फोकस करना है, नए बंदे के लिए आसानी होगी। सो नो डिफिकल्टीज फेस्ड बाय द कंटिन्यूइंग वर्क। नेक्स्ट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एरर्स अनडिटेक्टेड कैन बी फिक्स्ड ऑन द क्लर्क कंसर्न। अगर कोई मान के चलो क्लर्क से कोई दिक्कत हुई या कोई है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या उसके एरर्स को आप देखकर उसे ठीक कर लोगे टाइम पे। आपको पता है ना इस क्लर्क में दिक्कत है, उस क्लर्क में दिक्कत है, तो वो तो आपने नोट किया हुआ है। आप सिंपली उस टारगेट को पकड़ोगे और उस टारगेट को पकड़ के आप उसे पिन पॉइंट करके उसकी कमी को दूर करोगे। द ऑडिट नोटबुक शोज द एक्सटेंट ऑफ द इंटरेस्ट एंड पेन टेकन बाय द
ये तो ऐसे हो गया, साउंड लाइक जैसे स्कूल के अंदर नोटबुक बनवाते थे टीचर्स, कभी कभी लगता था ना यार क्यों बनवाते हैं नोटबुक, याद कर लें सीधा हम। नोटबुक में टाइम वेस्ट होता है, ऐसा नहीं है दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं होता। एक तो लिखने की प्रैक्टिस होती है, प्लस टीचर्स को लगता है कि बच्चा क्या कर रहा है घर पे और सही में वो मेहनत कर भी रहा है या नहीं। नोटबुक आपके घर का मेहनत जो आप करते हो घर में जाके अपनी पढ़ाई को लेकर जो मेहनत करते हो उसका एक आईना होता है, काइंड ऑफ मिरर होता है, जिससे टीचर को पता लगता है कि हाँ उसका स्टूडेंट तरीके से पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, धोखाधड़ी कर रहा है। तो ये वही चीज होती है कि भैया ऑडिट स्टाफ का भी पता रहता है ऑडिट स्टाफ कितनी मेहनत डाल रहा है, और इनसे उनको आगे अप्रेजल मिलेगा, आपकी पोस्ट बढ़ेगी, आपकी सैलरी हाइक होगी। तो भैया ऑडिट नोटबुक बनाइए। इट एंश्योर्स दैट द ऑडिट प्रोग्राम हैज बीन सिंसियरली फॉलोड, ऑडिट प्रोग्राम ढंग से हो रहा है नहीं हो रहा फॉलो, वही 6-7 तो ऑलमोस्ट सेम ही बात कर रहे हैं। एंड इट इज रिलायबल एविडेंस इन द कोर्ट, मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूं। आगे बढ़ते हैं, ऑडिट वर्किंग पेपर्स। अब ऑडिट वर्किंग पेपर्स क्या है आइए देख लेते हैं। कह रहा है द टर्म ऑडिट वर्किंग पेपर्स डेजिग्नेट द फाइल्स ऑफ एनालिसिस, summaries, comments, and correspondence built by an auditor during the course of the field of work of an audit engagement. C. Audit papers basically आपकी रिपोर्ट जो आपने बेसिकली अपनी तैयार करी, उसके लिए आपने जो कंसर्न्ड एरियाज की सारी इंफॉर्मेशन एक जगह पे निकाली या लिखी, वो सारे ऑडिट पेपर्स हैं। उन्हीं ऑडिट पेपर्स को ही आगे ब्रॉडकास्ट किया जाएगा, ऑडिट रिपोर्ट्स के अंदर मेंशन किया जाएगा, ऑडिट रिपोर्ट्स के अंदर। ये वो एसेंशियल एरियाज होते हैं, अकाउंटिंग एरियाज कह लो, असेट्स लायबिलिटी से रिलेटेड कुछ कह लो, रिसीट्स पेमेंट से रिलेटेड कुछ कह लो, कुछ मैल प्रैक्टिसेस हो रही हैं वो कह लो, कुछ डिसीवनेस हो रही है, धोखाधड़ी वो कह लो, पैसे का हेर फेर हो रहा है वो कह लो, कोई फ्रॉड इन एक्शन चल रहा है वो कह लो, कोई भी मैल प्रैक्टिस कंपनी में चल रही है वो ऑडिट पेपर्स में मेंशन किए जाते हैं। सारी मनहूस चीजें नहीं होती, अच्छी बातें भी होंगी तो वो भी इसके अंदर दी जाती हैं। सो ये वर्किंग पेपर्स होते हैं जो कि बेसिकली बताते हैं, बतलाते हैं, डेजिग्नेट करते हैं एनालिसिस को, आपकी समरीज को, आपने क्या नोटिस किया कंपनीज में, कमेंट्स आप उसमें जो लिखोगे कि सर इस एरिया में, आप यकीन नहीं मानोगे, ऑडिटर जाता है कंपनी में, अगर उसे अच्छा टॉयलेट नहीं दिखता तो वो टॉयलेट का भी कमेंट कर देता है टॉयलेट की सीट टूटी हुई है। सीरियसली बता रहा हूं ये चीज, मेरे कई फ्रेंड्स ऑडिटर हैं, मेरे कई स्टूडेंट्स ऑडिटर हैं बड़ी बड़ी कंपनीज में, और यूके में मेरी एक स्टूडेंट है जो कि ऑडिटर है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, इंस्टाग्राम पे टच में है मेरे साथ, बट यस, कहने का मतलब क्या है ना, वो खुद बताते हैं कि भाई हम तो एक एक चीज को कमेंट में दिखाते हैं, अच्छी हो बुरी हो, समझ रहे हो। तो ऑडिटर से लोग क्यों डरते हैं, इसलिए डरते हैं। एंड कॉरेस्पॉन्डेंस बिल्ड बाय एन ऑडिटर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द फील्ड वर्क, आपको फील्ड वर्क में क्या फील हुआ आपके काम को लेकर, कंपनी के टास्क को लेकर, वो सब आप उस पेपर्स में बताते हैं। बेसिकली ये एसेंशियल फैक्ट्स होते हैं जो अकाउंटिंग के यू नो नियर बाय आपने ऑब्जर्व करे थे, जो अपनी अंडर ऑडिट आपने ऑब्जर्व करे थे, वो आप दिखाते हैं। सो इसकी ये तो ही बात मीनिंग की, और इसके दो डेफिनेशंस यहाँ पे हमेशा की तरह मैंने दी हैं, एक आर्नोल्ड की और एक दूसरी जैक रॉबर्टसन की। तो आर्नोल्ड जॉनसन कहते हैं ऑडिट वर्किंग पेपर आर द रिटन प्राइवेट मटेरियल्स। सी इट इज नॉट अ काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि पब्लिक में पब्लिसाइज की जाए, इसे ऐसा नहीं है कि अखबार में छाप देंगे आप, नहीं, ये एक इंटरनल मैटर की बातें हैं विच एन ऑडिटर प्रिपेयर्स फॉर ईच ऑडिट, हर एक ऑडिट के लिए पेपर्स तैयार करेगा एक ऑडिटर। दे डिस्क्राइब द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन विच ही रिसीव्स फ्रॉम हिज क्लाइंट, एंड उस मैथड, कौन सा मैथड एग्जामिनेशन उसने उस ऑडिटिंग को करने में फॉलो किया, क्या उसने फिजिकली वेरीफाई किया, क्या उसने अकाउंटिंग वाइज वेरीफाई किया, उसने किस तरह से वेरीफाई किया, एग्जामिनेशन कैसे किया हर एक एरिया को, वो देखेगा। एंड द कंक्लूजन जो उसे लगा, सही लगा, बुरा लगा, अच्छा लगा, कैसा लगा, वो दिखाएगा। एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बताएगा कि उसको उसके इंफॉर्मेशन में कहां पे विंडो ड्रेसिंग लगी। एंड विंडो ड्रेसिंग क्या होता है मैं दोबारा नहीं बताऊंगा दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं, बता दूं क्या? बता देता हूं, विंडो ड्रेसिंग होता है छेड़ाखानी अकाउंट्स के साथ। दोस्तों प्रीवियस लेक्चर देख लिया करो, पिछले 3 लेक्चर आ चुके हैं, बेटर रहेगा देख लो, तब इस वीडियो को देखो, मेरी रिक्वेस्ट है। नहीं देखी, लिंक में चले जाओ, डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, देख लो, या फिर ये जो आई बटन होता है आजकल यूट्यूब में, यहां पे जाके देख लो भाई, बहुत जरूरी है, राइट? ठीक है, केयरफुल रहो अपने टॉपिक को लेकर, केयरलेस मत बनो। आई एम सो सॉरी बट ये सच है, ठीक है? आपको एक एक चीज आनी चाहिए अगर अच्छे मार्क्स आपको स्कोर करने हैं। सो अकॉर्डिंग टू रॉबर्टसन का क्या कहना है, आइए जान लेते हैं। वर्किंग पेपर्स आर ऑडिटर्स ओन एविडेंस ऑफ कंप्लायंस विद जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। अब जनरल एक्सेप्टिंग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, सीए, आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ये कुछ ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड्स निकालते हैं कि कैसे कैसे ऑडिटिंग करनी है। इसमें ऑडिटर वही बताता है कि उसने वो सारे जनरल एक्सेप्टेड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स फुलफिल करे हैं या नहीं करे, उसकी सारी क्रॉस चेक करके आपको
ऑडिट पेपर्स में मेंशन करेगा। बोले तो उसने अपनी तरफ से ये बनाया है जिसमें वो बताएगा कि उसने सारे एरियाज को तरीके से ऑडिट किया है। एंड ऑफ द डिसीजन रिस्पेक्टिंग ऑल प्रोसीजर नेसेसरी इन द सर्कमस्टांसेस यूनिक टू द ऑडिट एंगेजमेंट। और जो जो जरूरी डिसीजन थे ऑडिटिंग के दौरान उसने वो सारे जरूरी डिसीजन लिए हैं। दे कंसिस्ट ऑफ ड्राफ्ट कॉपीज ऑफ ट्रायल बैलेंस। इसमें वो ड्राफ्ट कॉपीज जो कि होंगी ट्रायल बैलेंस की, एडजस्टिंग एंट्रीज, अकाउंट एनालिसिस, स्केड्यूल ऑफ डेटर, क्रेडिटर, समरीज, रिकनसाइल स्टेटमेंट्स की, ऑफिशियल कमेंट्स जो जो उसको लगे जिस जिस एरिया पे कमेंट करने थे, कॉरेस्पॉन्डेंस जो उसने बात करी ऑडिटर ने डेटर्स के साथ, क्रेडिटर्स के साथ, बैंक ऑफिशियल्स के साथ, डेप्रिसिएशंस को लेकर, इन्वेंट्री के मैनेजमेंट को लेकर, कोई चोरी चकारी तो नहीं हो रही बीच में कहीं ऑफिस में ही, तो कोई इंप्लॉई कीबोर्ड और स्टेशनरीज, पेन, माउस घर चोरी कर करके ले जाता अपने बच्चों के लिए। एंड प्रीवियस ऑडिट रिपोर्ट्स क्या थी, उन सारे की सारी एक ड्राफ्ट कॉपीज उसमें सबमिट होती हैं। और इंपॉर्टेंट क्वारीज विद एक्सप्लेनेशन ऑडिटर सब डाल के उसमें देता है इंपॉर्टेंट एरियाज को लेकर। तो ये वर्किंग पेपर्स के एविडेंसेस, वर्किंग पेपर्स के एडवांटेजेस क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ऑब्जेक्टिव कह लो, एडवांटेजेस कह लो, एक ही चीज है दोस्तों। ऑब्जेक्टिव आए तो भी आपने ये लिखना है, एडवांटेजेस आए तो भी आपने ये लिखना है। तो नंबर 1 है द रिप्रेजेंट दे रिप्रेजेंट, माफी चाहूंगा, दे रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ द वर्क परफॉर्म्ड बाय द ऑडिटर एंड हिज स्टाफ विच हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट। इस ऑडिट पेपर से पता लग जाएगा ना कि ऑडिटर ने और उसके स्टाफ ने मिलकर कितनी मेहनत करी। They show the extent of adherence of auditing accounting principles and auditing standards। उन्होंने अडायर मतलब अभी बताया था ना, अकाउंटिंग उसके ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स जो आईसीएआई निकालता है, क्या वो सही तरीके से फुलफिल हुए या नहीं हुए, उस अडायरेंस की, उसकी फुलफिलमेंट को भी हम ऑडिट पेपर से चेक कर सकते हैं। दे आर यूजफुल एज एन एविडेंस अगेंस्ट कोर्ट। कोर्ट में आप इसे एज एन एविडेंस दिखा सकते हैं। अगर किसी इंप्लॉय ने नेग्लिजेंस करी है तो आप अपने ऑडिट पेपर को दिखा सकते हैं कि देखो अपने ऑडिट पेपर में भी ये चीज मेंशन करी थी। कल को आप पे उंगली उठा दी कंपनी ने, भाई आपने तो हमें बताई नहीं ये चीज, आपको ऑडिटिंग के लिए भेजा, आपने किया क्या, आपने बताई नहीं ये चीज, तो आप ऑडिट पेपर में दिखा दो। मेरे को पेरेंट्स कहते हैं कि सर बच्चे के नंबर नहीं आए, कई बार होता है बच्चे के नंबर नहीं आते, तो पेरेंट्स कहते हैं सर हमें सही से नहीं पढ़ाया ये एंड ऑल। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सारे बच्चों की जो जो मार्क्स होते हैं, जो जो चीज़ें होती हैं, बच्चा पढ़ के आ रहा है नहीं पढ़ के आ रहा, कितना होमवर्क कर रहा है कितना नहीं कर रहा, पेरेंट्स को व्हाट्सएप कर देता हूँ। अब पेरेंट्स ही जाने कल को पता है क्या होता है, पेरेंट्स उंगली उठा देते हैं कि सर आपने नहीं कराया। एक ग्रुप के अंदर 20 बच्चे हैं, 18 बच्चों के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, 2 के नहीं आ रहे, क्या करोगे। उंगली उठाना बड़ा आसान होता है, लेकिन ये सोचना कि कमी कहाँ है। पेरेंट्स के पास बच्चा 23 घंटे रहता है, हमारे पास 1 घंटा रहता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ाने के बाद भी हमारी है कि बच्चा टाइम पे नहीं उठ रहा, खाना नहीं खा रहा, सो नहीं रहा, सुसु नहीं कर रहा, पॉटी, अरे भाई क्या हो गया है, प्लीज हाथ जुड़ा लो। आप 23 घंटे अगर अपने बच्चे को नहीं संभाल सकते तो आप हमसे 1 घंटे में क्या उम्मीद करोगे। मैं देखो इतना हार्श हो नहीं रहा, बट ये सच्चाई है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की एटलीस्ट पेरेंट्स निभाएं, जो टीचर्स की है वो टीचर्स निभाएं। ये दो तरफा रिस्पॉन्सिबिलिटी। और बच्चे आप लोग भी समझो प्लीज, इतनी मत्था बच्ची ये सब आप ही लोगों के लिए होती है। आप लोग भी पढ़ो, चलो आप लोग तो ग्रेजुएशन के बच्चे हो, आप लोग तो एक उम्र से निकल गए, लेकिन आजकल ये स्कूल वाले जो बच्चे हैं ना यार, ये बड़े गड़बड़ कर रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान रखने वाली बातें हैं। सो दे आर यूजफुल एज एविडेंस। तो एविडेंस के लिए भी सही रहता है ये, ऑडिटर एविडेंस दिखा देगा, कल को कंपनी को नहीं उठा पाएगी। दे एक्ट एज गाइड फॉर सब्सिक्वेंट एग्जामिनेशन। कल को अगर मान के चलो फ्यूचर में फर्दर किसी एरिया को दोबारा एग्जामिन करना है, भाई होता है ना गड़े मुर्दे उखाड़ना, तो उस चीज में हम ऑडिट पेपर्स का हेल्प ले सकते हैं। दे एक्ट एज अ गाइड फॉर सब्सिक्वेंट एग्जामिनेशन हो गया। सो दे इनेबल्स द ऑडिटर टू नो द वीकनेस ऑफ द इंटरनल चेक सिस्टम इन द ऑपरेशन एज ऑल्सो द अकाउंटिंग सिस्टम। ऑडिटर को भी पता रहता है कि भाई वीकनेस कहाँ है, क्योंकि इसने तो ऑडिट पेपर्स बना रखे हैं, तो उन ऑडिट पेपर्स के जरिए वो जान लेगा इजीली कि कहाँ दिक्कत है कहाँ दिक्कत नहीं है। दे असिस्ट द ऑडिटर इन कोऑर्डिनेटिंग द एंड ऑर्गेनाइजिंग द वर्क ऑफ ऑडिट क्लर्क्स। ऑडिट क्लर्क के साथ मिलके कहाँ कोऑर्डिनेट करवाना है कहाँ नहीं, भाई किस किस एरिया पे फोकस करवाना है किस किस एरिया पे नहीं, मेन ऑडिटर अपने क्लर्क्स को ये बात बता देगा और काम बहुत इजीली हो जाएगा ऑडिटिंग का। एंड लास्ट, दे असिस्ट इन प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट वर्क। आपको प्लानिंग में भी मदद रहेगी और ऑडिट वर्क में भी मदद रहेगी। तो ये हो गया दोस्तों हमारा ऑडिटिंग का आज का लेक्चर नंबर 4। तो चलिए फिर इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं और मिलेंगे फिर आपसे अगली वीडियो में। अगर आप नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, मेरा काम पसंद आता है, नीचे लाइक कीजिए। और लाइक के साथ अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, कोई भी कमी अगर आपको लगती है इस चैनल पे, तो आप नीचे प्लीज़ बताइए। कोई अच्छी बात लगती है आप वो भी बताइए।
और इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए दोस्तों। सही रहिए, तंदुरुस्त रहिए, अच्छा खाइए, अच्छा सोचिए, लोगों के साथ अच्छा कीजिए और इससे आपके साथ भी अच्छा ही होगा। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों फिर अगली वीडियो में। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।